यहाँ तंबुओं बम्बुओं की कतारें, यहाँ सज्जनों साधुओं की कतारें महावत के अंकुश में ही दिखती हैं, थिरकती हुई हाथियों की कतारें। ना समझे कोई खुद यहाँ पर अकेला, लगा कुंभ मेला, लगा कुंभ मेला। ओम निश्चल की ये कविता कुंभ का एक पूरा सजीव चित्र खींचती है। मैं अभी प्रयागराज में हूँ और हमारे आसपास जो है पूरा कुंभ मेला जो है वो लगा हुआ है। 45 दिन तक चलने वाला ये कुंभ मेला जो है, इसमें मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो यहाँ के नागा साधु हैं। नागा साधुओं के बारे में देश और दुनिया में भी और आम जनजीवन में भी लोगों के बीच बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है कि ये नागा साधु किस तरीके से रहते हैं, क्या इनकी दिनचर्या होती है और ये कुंभ मेले में ही क्यों दिखाई देते हैं। उसके बाद कुंभ के बाद वो कहाँ जाते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं। तो हम ये समझने के लिए प्रयागराज आए हैं कि नागा साधुओं का जीवन किस तरीके का है, नागा साधु बनते कैसे हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है और वो किस किस पद तक आगे वो जा सकते हैं। नागा साधुओं को लेकर लोगों के बीच जो धारणाएं बनी हैं, उनका जीवन इससे बिल्कुल अलग है। 21वीं सदी के नागा साधु पुरातन संस्कृति और आधुनिक तकनीक के समागम हैं और आम लोगों की तरह ही वोटर आईडी, राशन कार्ड से लेकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी उपस्थिति दिखती है। वहीं कई तो यूपीआई का इस्तेमाल भी करते हुए दिखते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हैं। इनमें से कईयों के पास महंगी गाड़ियां भी हैं, लेकिन भस्म लगाए नागा साधुओं को लेकर लोगों के बीच उत्साह और उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। क्या नाम है आपका? हमारा यज्ञगिरी महाराज। यज्ञगिरी महाराज जी, जब कुंभ नहीं होता है उस वक्त आप लोगों की दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या हमारी यही है, पूजा पाठ करना, अपना मंदिर में सेवा करना, बस यही दिनचर्या है हमारी। और आप नागा किस उम्र में बने थे? नागा बनने के लिए पहले तप किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। 12 साल में एक नागा पैदा होता है। जैसे आप ही मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें आप लोग क्या मतलब देखते हैं, क्या आप भजन भजन? वगैरह सुनते हैं, देखो अब मोबाइल यहीं पड़ा हुआ, भजन वगैरह सुनते हैं बस, और कुछ नहीं है हमारा। उसका और कोई रोल नहीं है। कोई भगत वगैरह का फ़ोन आ जावे तो उससे बात कर लेंगे, उसको कोई परेशानी है, दिक्कत है, बात करते हैं बस। अब बहुत सारे साधु फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, आप लोग भी हैं क्या उस पे? हाँ है ना, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें डालते रहते हैं पोस्ट और अपनी फ़ोटो वगैरह? अपनी फ़ोटो वगैरह डालते रहते हैं। तो यही हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि निरंजनी अखाड़ा है। इस बार हमें पता चला है कि करीब 5000 नागा साधु जो है उस कुंभ के मेले में बनाए जाएंगे अलग अलग अखाड़ों में। देश में करीब 13 अखाड़े हैं। जो 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जब बना तो 13 अखाड़ों को मान्यता दी गई। उसमें से जो सिर्फ 6 अखाड़े हैं उन्हीं में से नागा साधु बनते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और कई दौर की जांच के बाद ही एक साधु या एक सन्यासी को नागा बाबा बनाया जाता है। नागा साधु अखाड़ों से जुड़े होते हैं और 13 अखाड़ों में सिर्फ शैव अखाड़ों में ही नागा साधु बनाए जाते हैं। ये अखाड़े हैं महानिर्वाणी, अटल, जूना, आवाहन, आनंद और निरंजनी अखाड़ा। गंगा तट पर गोधुली बेला में सैकड़ों की संख्या में मौजूद ये नागा अपना पिंडदान कर रहे हैं। इनमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल दिखते हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े ये सन्यासी अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे बैठे उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब इन्हें आधी रात को गुरुमंत्र मिलेगा और ये नागा बन जाएंगे। हालांकि नागा बनने वाले लोगों को 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है: ब्रह्मचारी, महापुरुष, अवधूत और फिर नागा। नागा बाबा बनने के लिए बहुत जतन, बहुत भजन करना पड़ता है। सबसे पहले जो है उसको ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है, उसके बाद उसको महापुरुष बनना पड़ता है, उसके बाद उसका संस्कार होता है, पिंडदान होता है, उसका विजय हवन होता है, फिर जो है उसको नागा बनाया जाता है। सत्य सनातन धर्म की ध्वजा के नीचे उसको नागा बनाया जाता है। लेकिन अखाड़ा परिषद अपने यहाँ 13 अखाड़ों को मान्यता देता है। जब इन अखाड़ों में प्रवेश की प्रक्रिया होती है और हर महाकुंभ में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, जो प्रयाग में बनते हैं साधु वो राजराजेश्वर कहलाते हैं, जो हरिद्वार में बनते हैं वो बर्फानी कहलाते हैं, जो उज्जैन में बनते हैं वो
खूनी कहलाते हैं, और जो नासिक में बनते हैं वो खिचड़ी बाबा कहलाते हैं। तो राजराजेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू यहाँ पर होती है प्रयाग में, क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों का राजा है, यहाँ सभी कोई बनना चाहता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया महाकुंभ में ही नहीं शुरू होती, यह शुरू हो जाती है 10-12 वर्ष पहले, जब कोई साधु बनने का निर्णय लेकर इन अखाड़ों में आता है, तो उसे अखाड़े में अखाड़ों के नियम, अखाड़ों की प्रक्रिया, अखाड़ों का दैनिक जीवन, ये समझाने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान कई बार कहा भी जाता है कि आपको लौटना हो तो आप लौट सकते हैं। जब वह दृढ़ संकल्प लेकर अखाड़े में मौजूद रहता है, तो उसे महापुरुष बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब गुरु ये मान लेता है कि ये अब नहीं लौटेगा, इस बीच कई बार कहा जाता है कि लौटना हो तो लौट लो, लेकिन जब कोई नहीं लौटता है, तो उसे महाकुंभ में या कुंभ मेले में अवधूत बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अवधूत बनाने का भी अपना एक नियम है कि आप गंगा में स्नान करेंगे 108 बार, आप अपने शरीर के बाल हटाएँगे, हाँ, फिर जो लंगोटी मिलेगी गुरु से वो लंगोटी पहनेंगे, अपनी पुरानी लंगोटी त्याग कर, और फिर 17 पिंडदान करेंगे, जो कि 16 अपने पूर्वजों का होगा और 17वाँ अपना होगा। यहाँ से मैं और मेरा समाप्त हुआ, हम और हमारा शुरू हो गया, और फिर आती है वो रात जिसमें विरजा हवन होता है, विजया हवन होता है। जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, वो दीक्षा देने का काम करते हैं, दीक्षा दी जाती है, और फिर भोर में दिगंबर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, और वहाँ वो ले जाते हैं, वहाँ भी 108 बार स्नान होता है, फिर से मुंडन होता है, और वहाँ पर फिर एक प्रक्रिया के तहत उन्हें नागा साधु बना दिया जाता है। तो 40 साल तक तो आपने सामान्य जीवन जिया, तब क्या करते थे उन 40 सालों में तक, थोड़ा आप मुझे बताइए। यही नौकरी वगैरह ये सब करते हैं, और क्या करते हैं। दिल्ली में ही आप नौकरी करते जो थे? दुनियादारी को चलाना होता है वही इसी के लिए वही करते हैं, जैसे आप कर रहे हो। है, हम मशीनें वशीनें चलाते थे, अच्छा, आटा चक्की वाली। कपड़े वाली, कपड़े सिलाई से रिलेटेड काम करते थे, अच्छा। कार्य किया करते थे। अगर बात करें इतिहास की, तो नागा साधुओं की शुरुआत को लेकर कोई ठीक तारीख नहीं मिलती। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार की किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासीज के अनुसार 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं को एकजुट करने का काम किया। उन्होंने लिखा, यह मानना अधिक उचित होगा कि शंकराचार्य दशनामी संप्रदाय के वास्तविक निर्माता न होकर प्रेरक थे। आदिगुरु शंकराचार्य जब सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें उसी समय एहसास हुआ कि क्यों ना ऐसे साधुओं को तैयार किया जाए जो शास्त्रों में भी अच्छे हों और शस्त्रों में भी अच्छे हों। लिहाजा उन्होंने अखाड़ों की स्थापना करने का निर्णय लिया। इन 10 नामी अखाड़ों का अस्तित्व आने के बाद ये तय हुआ कि ये अखाड़े के साधु निकल पड़े एक तरीके से योद्धा की तरह, जिसे के एम मुंशी कहते हैं, जिम्नोसोफिस्ट यानी नग्न दार्शनिक योद्धा। सबको लगता है कि नागा साधु नग्न ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नागा साधु कपड़े भी पहने हुए दिखाई देते हैं। यह भी लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर जब कुंभ समाप्त हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? ये अपनी आराधना में लग जाते हैं, कंदराओं में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और जो कोई आश्रमों में रहते हैं, जो विभिन्न शहरों में बने हुए हैं, हरिद्वार में, नासिक में या और अन्य स्थानों पर, तो वहाँ जो रहते हैं वो वस्त्र धारण करके रहते हैं। तो इस तरीके से नागा साधु की अपनी दिनचर्या है। भभूत इनका सबसे प्रमुख आभूषण है। वैसे तो ये 17 श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार महिलाओं का होता है, लेकिन 17 श्रृंगार करते हैं, जिसमें भभूत इनका सबसे प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। लेकिन 21वीं शताब्दी में जिस तरह दुनिया तेजी से बदली, वो बदलाव नागा साधुओं के बीच भी देखने को मिल रही है। नागा साधु सारे अत्याधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और तकनीक उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। वहीं नागा साधुओं के बीच भी पदों का वितरण होता है। कोतवाल, कोठारी, भंडारी से लेकर शीर्ष पद सचिव तक का सफर नागा साधु तय करते हैं, जो उनकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर ही निर्भर करती है। वहीं नागा साधुओं का रेवेन्यू मॉडल भी निश्चित है। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे साधु जो संस्कृति, धर्म, अध्यात्म की ध्वजा लेकर चल रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे बदलावों को आत्मसात कर लिया है। समय के हिसाब से बहुत सारे साधु प्रोफेशनल तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सब नागा साधु टेक्नो सेवी भी हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इनके साथ है। नागा बाबों के बीच में जो है पद का भी क्रम होता है, जो सबसे पहले नीचे फिर ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो वो बताइएगा। सबसे पहला पद जो होता है महात्मा का,
महापुरुष का होता है। अच्छा। महापुरुष के बाद में नागा बनता है 12 साल के बाद। 12 साल सेवा करनी पड़ती है। नागा बनने के बाद में उसको ओहदा मिलता है। और उसके बाद क्या पद होता है दिगंबर के बाद? नहीं, ये सेक्रेटरी है, प्रधान है, अपना चेयरमैन है, यही सब होते हैं। अपने अखाड़े के कोठारी है, पुजार है, ये सब चलते हैं अपनी ड्यूटी। नागा साधुओं के इतिहास के बारे में जो है वो बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार देश में हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। इसमें अंग्रेजों के जमाने में इतिहासकार जो थे जरुनदास सरकार, उनकी एक बेहतरीन किताब है कि उन्होंने पूरा जो निर्वाणी अखाड़ा है उसमें किस तरीके से नागा साधु बनते थे, इतिहास में उनकी किस तरीके से भूमिका थी, इस पर उन्होंने काफी फोकस किया है। लेकिन हम जब इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है नागा साधुओं ने बहुत सारे युद्धों में भी उनकी भूमिका थी, जिसमें झांसी की रानी को भी जब जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने नागा साधुओं से मदद मांगी थी। जब इलाहाबाद का जो यहाँ किला है संगम के तट पर, वहां पर भी जब किले पे संकट आया तो नागा साधुओं ने ही उसे बचाया था। और भी बहुत बार उन्होंने मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। तो ये एक वॉरियर क्लैन है जिसके के.एम. मुंशी साहब ने कहा था कि ये जिम्नोसॉफिस्ट लोग हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के पूर्व प्रोफेसर डीपी दुबे ने कहा कि 18वीं शताब्दी में नागा साधुओं की एक मजबूत फौज खड़ी हुई, जिसका नेतृत्व राजेंद्र गिरी और उनके 2 शिष्य अनूप गिरी और उमराव गिरी कर रहे थे। इनके नेतृत्व में नागाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें पानीपत की लड़ाई में नागा मराठाओं के खिलाफ लड़े, वहीं बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। विलियम डेरियम्पल ने अपनी किताब द एनार्की में लिखा है कि अनूप गिरी गोसाई के नेतृत्व में 6000 नागाओं की फौज ने मुगल कमांडर मिर्ज़ा नजफ खान का साथ दिया था। लेकिन ब्रिटिश के भारत पर पकड़ मजबूत होने के साथ ही नागाओं की शक्ति और प्रभाव भी कमज़ोर पड़ने लगी और उसके बाद से फिर कभी नागाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी। प्रयागराज से ये थी नागा साधुओं की कहानी। कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।